हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी। और कल मैंने आपको HCF और LCM पढ़ाया था। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ व्यूज़ हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल क्या होता है? पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टॉपिक भी पहले चैप्टर का ही टॉपिक है। पहला चैप्टर ही कर रहे हैं अभी। कल मैंने आपको HCF और LCM पढ़ाया था, आज हम रेशनल और इरेशनल पढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके, और ये बात तो फिक्स है, आई गारंटी अबाउट इट कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन पक्का आना है, 3 मार्क्स का होगा लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो रेशनल और इस टॉपिक को पूरा सीखने से पहले सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि रेशनल और इरेशनल होते क्या है। तो ध्यान देते हैं, हम केवल रेशनल सीखेंगे, इरेशनल हमें खुद समझ आ जाएगा। ध्यान देते हैं, देखिए रेशनल। रेशनल को हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? चलिए मैं बता देता हूँ खुद से। परिमेय संख्या के बारे में आज तक हम यही सीखते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म का मतलब क्या है? P/Q के फॉर्म का मतलब है बटे में लिखना। सीधी सी बात कहूं तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम बटे में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसकी फॉर्म क्या होती है? P/Q, यानी कि अगर किसी संख्या को मैंने ऐसा लिख दिया तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि P/Q का मतलब क्या है? P/Q का मतलब यह होता है जैसे 4/3, 2/7, 1/6, और आप माइनस में भी ले सकते हो, -2/3, -4/5, ऐसा कुछ भी। ये सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। एक हाँ, तो हम कहाँ थे? ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम बटे में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। वो माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो क्या 2 परिमेय संख्या होगी? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। क्या 3 परिमेय संख्या होगी? इसके नीचे भी नहीं है कुछ। क्या 0 परिमेय संख्या होगी? इसके नीचे भी नहीं है कुछ। तो मैं आपको जवाब देता हूं, इन दोनों के नीचे तो हम 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। बट 0 के नीचे अगर आप 1 लगाएंगे तो इसका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी 0 ही रहेगा। तो ये दोनों तो परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर्स। बट ये रेशनल नंबर नहीं होगी। 0 हमारी रियल नंबर्स में आता है या फिर होल नंबर्स में आता है, लेकिन रेशनल नंबर में नहीं आता। तो मैंने आपको क्या समझाया? परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं? वो संख्याएं भी जिनके नीचे कुछ नहीं होता, जैसे 4, 5, 6, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा देंगे और 1 लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सावधानी बरतने वाली चीज ये है कि आपको ये बात ध्यान रखना है, P/Q की जगह पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 6/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इसको हम नॉट डिफाइन कहेंगे। नॉट डिफाइन का मतलब जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ गई? यानी कि 0 नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्या होगी। तो कुल मिला के परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसको हम बटे में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो सवाल ये उठता है कि परिमेय संख्या कितनी सारी होती है? तो सुनिए ध्यान से, सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी संख्या का मतलब क्या? आप एक कोई भी संख्या रेखा ले लीजिए, एक संख्या रेखा है, बीच में 0, यहाँ पे प्लस का अंत हो गया, ये माइनस का अंत हो गया। इस 0 को छोड़ के ये सारी परिमेय संख्या है और इसको ये भी सारी परिमेय संख्या होगी। यानी सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। बस हमारे को 2 चीज याद रखनी है, एक 0, और मैंने दूसरी चीज क्या बताई आपको कि उसके डिनोमिनेटर यानी Q वाली जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हम इसको P/Q के टर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, इसको हम अंश कहते हैं हिंदी में और इसको हम हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q
नॉट इक्वल्स टू 0, तभी परिमेय संख्या पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये था परिमेय संख्या। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर सभी संख्या परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या क्या है ना? तो अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ, तो हम क्या शुरू कर रहे थे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो याद कीजिए, कल मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे। अभाज्य गुणनखंड क्या थे? प्राइम फैक्टर क्या थे? वो सभी संख्याएं जो केवल खुद से घटती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी चले गए। और मैंने आपको इसके बारे में ये भी बताया था कि 2 एक मात्र ऐसी संख्या होती है जो सम संख्या होती है, सम मतलब इवन, और एक प्राइम फैक्टर होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है, प्राइम संख्या होती है। और ये सारी क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। मैंने आपको कल क्या सिखाया था? ऐसी सभी संख्याएं जो केवल खुद से घटती है वो सारी अभाज्य संख्याएं होती है। ये सारी देखिए खुद से घटती है केवल। अब हमारा टॉपिक तो ये तो मैंने कल सिखा दिया आपको, ये तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। अब मेरे को सिखाना बेसिकली ये है कि इरेशनल नंबर कहते हैं किसे हैं। तो इरेशनल नंबर की बात करें तो जब हम अभाज्य संख्याओं पे या अभाज्य गुणनखंडों पे रूट लगा दें, जैसे ये 2 है, अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो ये क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसके ऊपर लगा दो तो अपरिमेय संख्या, इसके ऊपर लगा दो, इसके ऊपर लगा दो, ये सभी क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो हमने क्या सीखा अपरिमेय संख्या के बारे में? किसी भी अभाज्य गुणनखंड पर या किसी भी अभाज्य संख्या पर जब हम अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल लगा देते हैं, तो वो संख्या क्या बन जाती है? हमारी अपरिमेय संख्या बन जाती है। मेरी बात समझ आई? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको और भी आगे ले जाना चाहो तो अंडर रूट 23, अंडर रूट 29, ऐसे बहुत सारे आगे भी चलते रहेंगे। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कुछ और चीजें भी होती है अपरिमेय संख्या, उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पॉइंट के बाद, जैसे मान के चलते हैं 0 पॉइंट, या 0 की जगह कुछ और लेते हैं, मान के चलते हैं 6.666 सेम चल रहा है। देखिए बिल्कुल एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। ये क्या है? सेम नंबर रिपीट। यदि पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, या एक जैसी संख्याएं एक लगातार इंटरवल के बाद फिर रिपीट हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे 6.213 213 बार बार ऐसे रिपीट हो गए। इंटर देखिए, एक 3 का इंटरवल आया, उसके बाद फिर से 3 का सेम संख्या रिपीट हुई, फिर 3 का फिर से सेम संख्या रिपीट हुई, तो ये भी एक तरीके से सेम संख्या रिपीट हो गया। तो जब भी एक पॉइंट के बाद एक जैसी संख्या रिपीट होती है तो ये भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब कैसे होती है ये आप लोगों ने पहले किया वो 9th क्लास में हमने सवाल किया था कि 0.3 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना ही तो मेरे बंधु परिमेय संख्या होती है। कैसे लिखते थे हम इसको? याद दिलाता हूँ। इसको हम क्या करते थे? 0.333 कर देते थे, x बराबर मान लेते थे 0.333। इसके बाद क्या, दोनों से 10 से गुना कर देते, 10x बराबर 3.333 करते करते आगे तक चले गए। फिर दोनों को माइनस कर देते थे, 9x बराबर कितना आ गया? ये आपका आ गया, इससे इसको माइनस करने पर आएगा 3, तो x बराबर 3/9, तो बराबर आ गया 1/3। इसका मतलब क्या? 1/3 का मतलब बटे में लिख दिया मैंने 0.3 को। इसका मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यानी हमने क्या सीखा कि यदि जब पॉइंट के बाद समान संख्या रिपीट होती है, यानी एक ही संख्या रिपीट होती है बार बार, तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जैसे 3.142857961438243125 7 एंड सो ऑन चलता रहे,
तो ये हमारी देखिए पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी? पहली बात जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो संख्या। दूसरी बात, अगर पॉइंट के बाद एक ही संख्या बराबर रिपीट हो रही है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। और अगर पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या रिपीट हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। और कौन सी होगी? किसी भी अभाज्य गुणनखंड को जब हम रूट में लिखते हैं तो वो भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी संख्या के, दुनिया की किसी भी संख्या के अगर फैक्टर निकालते हो तो लास्ट में अभाज्य गुणनखंड में ही कटफट मतलब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कल भी आपको सिखाया था, 140 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसके फैक्टर निकालने बोलूं तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो ध्यान से देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये सारे अभाज्य संख्या ही तो है। मेरी बात समझ आ गई? अब कोई भी संख्या ले लो दुनिया की, वो सभी हमेशा एक अभाज्य गुणनखंड में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्या को हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो भी परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा हमने और क्या सीखा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहली बात तो उसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपरिमेय संख्या में ये बात होती है कि अभाज्य संख्याओं को जब हम रूट लगा देते हैं उनके ऊपर, अभाज्य संख्याओं के ऊपर जब हम रूट लगा देते हैं तो उससे जो संख्या बनती है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक और चीज, अगर पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर रिपीट होते हैं तो वो भी हमारे अपरिमेय संख्या बनती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो पाई होता है, ये बेसिकली मैंने पाई की वैल्यू लिखने की कोशिश की है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको समझ आ गया होगा दोनों में अंतर क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं लास्ट में आपको समझाना चाहता हूँ इन दोनों के बारे में। सुनिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में क्या संबंध होता है, वो संबंध जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान देते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं परिमेय को यहाँ पे R से डिनोट करता हूँ और अपरिमेय को यहाँ पे I से डिनोट करता हूँ। तो मेरी बात याद रखिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमेशा यदि आप एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हो, या फिर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या माइनस करते हो, या फिर आप एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या गुणा करते हो, या फिर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग करते हो, हर स्थिति में आपको आंसर अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। आपको ये बात याद रखनी है और यही सवाल अभी हम करने वाले हैं। ये रूल्स हैं, याद रखिएगा। क्या सीखा हमने? यानी परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या आपको जहां लग गई, यानी देखिए यहाँ परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या में जुड़ी तो भी अपरिमेय आंसर, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से माइनस हुई तो भी आंसर अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से गुणा हुई तो भी अपरिमेय आंसर, और ये अपरिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से परिमेय को भाग किया गया तो भी अपरिमेय आंसर। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि मैं एक परिमेय संख्या 6 लेता हूँ और दूसरी अपरिमेय संख्या √3 ले लेता हूँ तो ये इसका आंसर हमारा अपरिमेय, यानी ये संख्या कैसी हो गई? हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। कुछ भी मान लीजिए आप, 6 माइनस √3, 6 √3, 6 बाय √3, कुछ भी, ये सारी अपरिमेय संख्या है। तो मेरी बात आपको समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सवालों को करते हैं जो एग्जाम में पक्का आएंगे 3 मार्क्स में। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फिक्स 3 मार्क्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास करना नहीं है, ये रट्टा ही मार सकते हो आप चाहो तो उसके तरीके को, कंसेप्ट को, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा। मेरी बात समझना, एक एक बात है, और मैं एक ही चीज का मतलब भी बताऊंगा कि वो क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है। समझना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित मतलब ये चारों सवाल, एक है हमारा √2, दूसरा है 1/√3, तीसरा है 2 + √3, चौथा है 7√5। ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध? मैं आपको पहले भी तो बता ही चुका हूँ, अभी मैंने आपको सिखाया भी था। अब ये देखिए जितने भी रूट में दिख रहे सारी अपरिमेय संख्या, मैंने आपको क्या सिखाया था?
अगर आप एक अपरिमेय संख्या को परिमेय से गुणा कर दो तो भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा आंसर। तो हमें पता है आंसर अपरिमेय ही है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है इसको। तो ये कैसे करेंगे, और एक इसमें स्टेटमेंट आती है, उसके मार्क्स होते हैं, इसलिए हर चीज जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टेटमेंट आती है हमारी, क्या देखिए, आंसर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, अगर किसी अदालत की, कोर्ट की बात करते हैं, अदालत में जब तक कोई गुनहगार पे कोई गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक वो बेकसूर होता है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, मुझे प्रूफ करना है, लेकिन पहले मैं क्या मान के चलूंगा कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, अब मुझे साबित करना है ना उसको अपरिमेय, तभी तो अपरिमेय होगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या मान के चलूंगा, जो भी यहाँ पे दे रखा है अपरिमेय, मेरे को उसका उल्टा मानना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे, जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, पहला सवाल कर रहे हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। साथ साथ नोट कर लेना तुम लोग, और चाहे तो बाद में आप फोटो भी खींच सकते हो, उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं उसको p/q के टर्म में लिख सकता हूँ। ये तो उसका मतलब हुआ। p/q का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको स्टेटमेंट को याद रखना है हमेशा, और मैं इसका मतलब भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इसकी अपनी वैल्यू है। जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो लिखेंगे, वेयर p and q are co-prime number। ये स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी है, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अभाज्य संख्या का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या था, जो केवल खुद से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ, यानी 2 और यानी यहाँ पे जो p और q ऐसी संख्याएं हैं, जैसे मान के चलते p की जगह हमारे पास 2 हो जाता है, q की जगह 3 हो जाता है, तो p और q ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी एक नंबर से नहीं कटेंगे, एक को छोड़ कर। जैसे देखिए 2 और 3 क्या किसी एक सेम नंबर से कटते हैं क्या, नहीं कटते। तो यानी p और q का मतलब, यानी सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ कि p और q ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे 5/7, 6/19, कुछ भी ऐसा जो एक दूसरे से नहीं कटते, ये ऐसी संख्याएं हैं। हमने ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे तो रूट है नहीं, तो इसके रूट को मैं कैसे हटा सकता हूं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा इसका। तो देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर इन बोथ साइड। देखिए, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब क्या है, स्क्वायर करने का मतलब है √2 का भी स्क्वायर और p/q का भी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, p का स्क्वायर ये हो गया और q का स्क्वायर ये हो गया। मेरी बात समझ आ गई। अब देखिए क्या कीजिए, अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो इसकी गुणा मैं इससे कर सकता हूं और इसकी गुणा मैं इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2q² = p²। यहां तक समझ आया, 2q² = p², इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। अब इस 2 को मैं नीचे डिवाइड में ले जा सकता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, तो q² = p²/2, कुछ ऐसा आ गया। ये बात समझ आई आपको, यहां तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। हमने क्या देखा कि q² = p²/2 आ गया। अब जरा इसको आगे समझिए, इस स्टेटमेंट का मतलब जानते हैं पहले। ये मतलब जानना बहुत जरूरी है, हम हर चीज को जानेंगे तभी हम सीख पाएंगे ठीक से। हमने क्या देखा, q² = p²/2। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करते हैं एक कंडीशन, p को कोई नंबर मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि ऐसी संख्या मानते हैं 2 से कट रही है, क्योंकि अगर p² के नीचे 2 है इसका मतलब वो संख्या 2 से कट रही है। हमें ये बात समझ आ रहा है। तो एक अज्यूम करते हैं कंडीशन, अपनी साइड समझ के देखो कुछ। इस p की जगह पे, p की जगह मान के चलते 4 होगा,
तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी ऊपर 4 का स्क्वायर 16 रहा होगा, वो 2 से कट रहा है, 2/16। यानी कि अब p की जगह अगर 4 रहा है तो ये जो 4 है वो भी 2 से कटेगा, यानी 2 नहीं 4। तो मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पी स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी संख्या रही होगी अगर वो 2 से कट रहा है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे 4 रहा होगा, अगर 4 इस 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस 4 का स्क्वायर भी 2 से कटेगा। मेरी बात समझ आई आपको? जैसा पी की जगह मैंने यहाँ पे 4 माना, मान के चलते पी की जगह पे 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 2 से कट रहा है ना, तो ये 4 भी तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। मेरी बात समझ आई? तो कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे जो भी संख्या है अगर वो संख्या 2 से कट रही है तो उस संख्या का स्क्वायर भी 2 से कटेगा। मेरी बात समझ आ गई? अगर नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लेना दोबारा कमेंट में या फिर डाउट वगैरह करके व्हाट्सएप कर देना। देखो तो क्या है, मैं यहाँ ये अगर आपको समझ आ गया तो मैं इसका आगे स्टेटमेंट लिख देता हूं। देखिए, जहां पी स्क्वायर विभाजित है 2 से, हमने क्या देखा, पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है 2 से, इसलिए पी भी विभाजित होगा 2 से। मेरी बात समझ आ गई? इसको इंग्लिश में लिखना चाहता तो मैं लिख देता हूं उसको भी, वेयर P and Q, sorry, where P square is divisible by 2, so P also will be divisible by 2। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है और मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? चलिए अब आगे का स्टेटमेंट करते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ फॉलो करूंगा स्टेप वो आपको हमेशा काम आएगा, वही आपको हर क्वेश्चन में करना है, ध्यान देना भैया। अब जरा आगे जो मेरे को करना क्या है जरा ध्यान देते हैं। हमें अब देखना है कि सवाल में हमारी कौन सी संख्या यूज हो रही है। सवाल में देखिए हमारे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, माना क्या माना, लेट करेंगे इसको हम। क्या लेट करेंगे, जो भी यहाँ पे ऊपर होगा, क्या ऊपर है P, तो माना P बराबर जो भी हमारा सवाल चल रहा है, क्या सवाल चल रहा है 2 चल रहा है, तो हम P बराबर क्या मान लेंगे 2। क्या मान लेंगे हम P बराबर 2। तो मैंने अपने साइड से क्या मान लिया, P बराबर 2 मान लिया है। तो अब कैसे करेंगे इसके आगे जरा ध्यान देते हैं। अगर मैंने P बराबर 2 मान लिया है तो इस P की वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसमें मैं पुट कर दूंगा इसको। ध्यान दीजिए, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, P की जगह पे 2 का स्क्वायर बटे 2। तो इसका मतलब क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2। और साथ में एक रुके, एक गड़बड़ हो गई, देखिए दोबारा समझते हैं इसको। ये जो था यहाँ P की जगह पे हम जो यहाँ पे जो माना है, यहाँ पे हम P की जगह क्या मानेंगे 2K मानेंगे अपनी साइड से। 2 तो मानेंगे, माने साथ में K भी लगेगा उसमें। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जहां पे हमारा P है उसकी जगह इसको पुट कर देंगे, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P की जगह पे 2K का स्क्वायर बटे 2। तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 2K का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और K का स्क्वायर हो गया बट्टे में 2, 2 से काटा 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या बचता है, कुल मिला के हमारे पास बचता है Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा K रह गया था मेरा पिछली बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए आगे, अब यहाँ देखिए 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आएगा, तो Q स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू K स्क्वायर, ये आ गया कुछ इस प्रकार से इस बार। अब जरा फिर ध्यान देते हैं, ध्यान देना मेरी बात को। ये स्टेटमेंट आ गई हमारी सेकंड। अब जरा इस स्टेटमेंट से हमें आंसर मिलेगा, ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। आप इस बार देखेंगे, इस बार Q स्क्वायर किससे कट रहा है 2 से। तो मैंने यही सिखाया था ना, P स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो जो P होगी संख्या वो भी 2 से कटेगी। इसका मतलब Q स्क्वायर किससे कट रहा है 2 से, तो Q भी किससे कटेगा 2 से कटेगा। मैं आपको यहाँ पे यही चीज समझा चुका हूं। तो हमने क्या देखा, जहां
क्यू स्क्वायर विभाजित है 2 से, इसलिए क्यू भी विभाजित होगा 2 से। मेरी बात समझ आ गई? हमने क्या देखा, क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो क्यू स्क्वायर भी विभाजित होगा 2 से। अब जरा मेरी बात समझिए, जो हमें काम करना था हम कर चुके हैं, सारा मतलब लिखने का सॉल्व करने का हम कर चुके हैं। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या मान के चल रहे थे? हमने यहाँ माना था जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यानी कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को साथ में काट दे। लेकिन हमने क्या देखा, हमने पहले स्टेटमेंट में देखा P जो है 2 से कट रहा है, देखिए यहाँ P भी विभाजित होगा 2 से, और दूसरे स्टेटमेंट में देखा Q भी 2 से कट रहा है। पहले स्टेटमेंट हमको बताती है कि P जो है 2 से कट रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट हमको बताती है कि जो Q है वो भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q दोनों 2 से कट रहे हैं, यही तो इसका मतलब हुआ ना। सही बात है कि नहीं? हमने क्या देखा कि P और Q दोनों किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। तो ये तो हमारी बात झूठ हो गई यहाँ पे जो हमने मानी थी। हम क्या मान रहे थे कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन निकल गया? 2 निकल गया। तो इससे क्या हो गई, हमारी बात क्या हो गई? झूठ हो गई। तो इसके बाद जो हमारी बात झूठ हो गई उसी को हमें बेसिकली लिखना है, और वही हमारा लास्ट स्टेप है। और उससे ये पता चलता है कि ये ऐसा इसलिए हमें मिला क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या थी और मैंने उसको परिमेय मान लिया। तो इसके बाद की स्टेटमेंट हम लिख के दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो अभी हमने सवाल किया उसके लास्ट की स्टेटमेंट रह गई थी, तो वही मैं बताता हूँ क्या थे उसकी स्टेटमेंट। देखिए, हमने क्या देखा वहां पे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो थी हमारी, उसमें हमने देखा कि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 था। हमने पहले कंडीशन में देखा था कि जो Q था उसका फैक्टर 2 था। दूसरी इक्वेशन में देखा कि P का ये कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन ये तो गलत हो गया। देखिए, यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त होता है कि P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात दोनों 2 से कट जा रहे हैं। पर यह हमारी कल्पना का विरोध करता है कि हमने क्या कल्पना की थी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे हमारी कल्पना का विरोध हो गया, मतलब उल्टा हो गया उसका, कि उसमें तो कॉमन फैक्टर निकल गया कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी जहां तक हमने वो किया था उसके आगे हमें ये लाइन लिखनी है। अगर हमने ये पूरी लाइन एज इट इज लिख दी तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई हमारे मार्क्स नहीं कटेगा, और 3 मार्क्स पूरे होते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी वही सेम बात मैंने लिखी है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन दैट √2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, यानी 2 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर। बट ये जो है इस बात का विरोध करती है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस मीन्स आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी और इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद करनी है और इस स्टेटमेंट को आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है, जितने क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। और अब मैं बाकी क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें आपको ये स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, या वो खुद लिखना पड़ेगा, और इनमें मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बाकी आप ये खुद से करेंगे। ध्यान देते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√3। तो पहले वही सेम काम होगा, माना 1/√3 एक, उसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, ये मानेंगे। इसके बाद सेम 1/√3 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, P/Q। इसके बाद क्या आपको स्टेटमेंट पता है क्या लिखना है, जहां पे P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर सेम स्टेप, इसको रेशनलाइज, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। आपको लिखनी है सारी चीजें। पहला क्वेश्चन मैंने पूरे तरीके से इसीलिए कराया ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3, और ये P²/Q², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सेम वही कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा, ये इससे तो Q² इक्वल्स टू 3P² आएगा। सेम आपका यहाँ से नंबर बन जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो Q²/3 इक्वल्स टू P² हो जाएगा। आप इस Q की जगह पे क्या मान लेंगे, मैंने कहा था ना जो यहाँ पे आएगा उसकी जगह मानना है हमको। तो Q बराबर क्या मान लेंगे हम, सवाल में क्या चल रहा है 3, तो 3K मान लेंगे।
जब हम इसकी जगह पे 3k मानेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, तो 3k स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बटे 3। तो ये क्या हो गया आपका 9k स्क्वायर बटे 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 3 3 9, तो 3k स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया, अर्थात 3 को इसके नीचे भेज दूंगा मैं, तो पी स्क्वायर बटे में 3। हमने फिर से क्या देखा कि क्यू स्क्वायर भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्यू भी 3 से कटेगा और पी भी 3 से कटेगा, तो फिर हमारी बात का विरोध हो गया। और सेम आपको भाई कंसेप्ट लिख देना है पूरी बात, और ऐसा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब जरा इन दो क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर होमवर्क। देखिए अगला सवाल देखते हैं। 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है इस बार तो और आसान है, ये दोनों सवाल बहुत आसान है। देखिए 2 प्लस रूट 3 को क्या मान लेंगे, पी बाई क्यू, जो हमने सीखा सेम। इस रूट को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 2। यहाँ तो समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद हमें इसको स्क्वायर करने की जरूरत है, करना चाहो तो कर लो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मत करो, छोड़ दो। देखो क्या होगा इसके बाद, हमने क्या देखा यहाँ पे कि p बाई क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। p बाई क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये तो परिमेय संख्या है ही, यार ये परिमेय संख्या है। तो लेकिन रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। It means p by q minus 2 is a rational number and root 3 is an irrational number. बट एक बात समझिए ध्यान से, इस बराबर का मतलब क्या होता है, इस बराबर का मतलब क्या होता है, इस बराबर का मतलब होता है जो यहाँ पे वही यहाँ पे, अर्थात अगर यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या तो यहाँ भी का परिमेय होनी चाहिए। बट यहाँ जो मैंने देखी क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ये एक परिमेय हो गई और ये एक अपरिमेय हो गई, ये तो गलत हो गया ना। ऐसा क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैंने कल्पना गलत की थी। तो इसके बाद सिंपल सा वही स्टेटमेंट है कि अगर ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की है, ड्यू टू द रीजन ऑफ आर रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि हमारी गलत, यह है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस खत्म सवाल। अब लास्ट में देख लेते हैं जरा इसको, मैं पूरा नहीं करूंगा, इसको समझा दूंगा। 7 रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू होगा, सेम रूल के हिसाब से 7 को नीचे भेजेंगे, तो रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई 7 क्यू, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद सेम कंसेप्ट यही, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। खत्म टॉपिक। तो ये हमारा परिमेय और अपरिमेय का टॉपिक था, तो इसको भी आप खत्म कर लेना घर पे। इसके क्वेश्चन एंड आंसर अगर किसी को चाहिए, क्वेश्चन चाहिए हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लेना। बाकी खत्म ये टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक रह जाएगा इसका, वो कल देखेंगे, और एक यूक्लिड पढ़ना है वो भी देख लेंगे। बाकी आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर देना ताकि और लोग तक पहुंच जाए।